नमस्कार साथियों, सभी को राम राम खम्मा गणी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ाएंगे आपको सेकेंड यूनिट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की। यूनिट का नाम है बच्चों का स्वास्थ्य और विद्यालय। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है भैया, उस पर आपको रीड की क्लास है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही चलेंगी, टेंशन मत लेना। बस तुरंत ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई और आपकी क्लासें शुरू। आया समझ में कुछ? तो आप लोग टेंशन फ्री रहना है। तो आइए, आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे। और एक आपको सूचना विशेष दे देता हूं कि आप लोग हमारे ऐप पर ज़रूर जाना भाई। क्या है, ऐप पर आपको मिलेंगे 20 मॉडल पेपर। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो सब पढ़ लेना, टेंशन नहीं, ख़त्म। पूरी टेंशन ख़त्म करो बस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206 होती हैं भाई। ये कौन से मानव की बात कर रहा हूँ? एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर नॉर्मली एक वयस्क व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर 206 होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। बच्चों में ज़्यादा हड्डियाँ होती है, वयस्क मनुष्य के अंदर 206 होती है। आगे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में धमनी किसका प्रभाव होता है? धमनी में, धमनी और जो शिराएँ होती है ना हमारे शरीर के अंदर, धमनी और शिराएँ क्या करती हैं? रक्त लाने और ले जाने का काम करती हैं, ठीक है ना। पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 तरह की होती है। आगे बात करते हैं। आदर्श, निम्न और उच्च रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के? 80 से कम नहीं और 120 से ज़्यादा नहीं। 80 और 120 के मध्य में है। तो देखो, अगर 80 से कम हो गया तो बीपी लो हो गया, 120 से ज़्यादा हो गया तो बीपी हाई हो गया। इसका मतलब 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। दैट इज़ स्वस्थ व्यक्ति की कंडीशन है ये। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? हमारे फेफड़े करते हैं, हमारे लंग्स करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। टैनिक अम्ल का घोल, टैनिक अम्ल का घोल कब उपयोग में लिया जाता है? बताओ, कब लेते हैं? जब कोई व्यक्ति अचानक से झुलस जाता है या जल जाता है ना आग वगैरह से, तो उसके लिए टैनिक अम्ल का घोल लगाया जाता है उस पर। रक्त स्राव को रोकने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो टिंचर आयोडीन काम में लेते हैं। ये हमारी प्राथमिक जो ऐड होता है ना, प्राथमिक बॉक्स, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक पेटी जो होती है, उसमें टिंचर आयोडीन होता है। हम पढ़ेंगे आगे चल के प्राथमिक पेटी जो होती है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आगे देखिए। मोच आने के लक्षण तो आप लोग जानते ही हो यार। जोड़ में सूजन आ जाती है, अंग हिलने डुलने नहीं पाता, अंग हिलाने पर दर्द होता है, जैसे सारे लक्षण होते हैं। ये सब नॉर्मली, इसको तो आप कर देंगे ना। संकटकालीन का सायरन बजते ही हमें क्या करना चाहिए? या तो घरों से, देखो सायरन, कोई भी सायरन जब बजता है ना, तो वो हमको एक संकेत देता है किसी घटना का। अगर घटना का संकेत दे रहा है तो घर या मकान से बाहर आ जाना चाहिए। सुरक्षात्मक अपना उपाय अपनाना चाहिए। और घर का अधिकांश जो लाइट वगैरह होती है ना, रोशनी को बंद कर देना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखो, अगला क्वेश्चन अपना आता है। मनुष्य का तापमान कितना होता है? बताओ कितना होता है? ये फ़ारेनहाइट में दे रखा है भाई। किस में दे रखा है? पैमाना हमारे, मैंने 3 तरीके का पैमाना पढ़ा है। तापमापी 3 तरह का होता है। एक तो होता है फ़ारेनहाइट में, एक होता है केल्विन में, और एक होता है सेल्सियस में, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन डिग्री। तो देखो, मैं आपको फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। रियल में कितना है? 98 पॉइंट शायद 6 है। ये 4 कर दिया तो आप 4 कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने 98.6 पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, तो 98.4 मान लो इसको आप। तो ये होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान। किस में? फ़ारेनहाइट में होने पर। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में माने पर। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांप के काटने पर अगर शरीर में जहर फैलता है ना, तो वो जहाँ पे काटा है ना, वो जगह सहित पूरा शरीर जो होता है ना, सांप के काटने पर, दंश करने पर पूरा शरीर नीला पड़ जाता है जहर की वजह से। एक अस्थि के सिरे को दूसरे अस्थि के सिरे से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? देखो, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जोड़ रही है, तो वो जॉइंट क्या कहलाएगा? लिंगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगामेंट, है ना, याद रखिए। आज डॉक्टर बना के छोड़ूंगा आप सबको मैं।
आज आप डॉक्टर बन जाएंगे, चिंता मत कीजिए, डॉक्टरी कर लेंगे आप लोग पूरी तरीके से। ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो देखेंगे आप लोग विद्यालय परिवेश और विद्यालय परिसर, दोनों चीज़ अलग अलग है, ध्यान रखना। विद्यालय का परिवेश अलग होता है, परिसर अलग होता है। तो विद्यालय परिवेश उस वातावरण से जुड़ा है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी होते हैं, जबकि जो परिसर जो होता है उसमें कक्षा कक्ष, लाइब्रेरी, मैदान, पार्किंग, ये सब क्या है, भवन, स्थान सब उपलब्ध होते हैं। ये सब आते हैं। तो क्या समझे, परिवेश के अंदर क्या चीज़ आती है? परिवेश के अंतर्गत हमारे क्या कौन से संसाधन आते हैं? मानवीय संसाधन आते हैं। समझना, आप लोगों को मैंने पिछले पेपरों में पढ़ाया है, ठीक है ना। हमारे विद्यालय परिवेश में मानवीय संसाधन आते हैं, जबकि विद्यालय परिसर में हमारे क्या आते हैं? भौतिक संसाधन आते हैं। इतना तो समझ गए होंगे, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब आ गया समझ में? ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो किसे कहते हैं? ठीक है, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब किसे कहते हैं, और ये कितना होता है अभी आप लोगों ने पढ़ा है। दिल के सिकुड़ने की दशा में धमनी की दीवारों पर डाला गया रक्त का दाब उच्च रक्तचाप कहलाता है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। और ये सामान्यतः कितना होता है? 120 तक होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और निम्न क्या होता है? हृदय के फैलने की दशा में धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब, ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर लो। और ये सामान्यतः 80 के आसपास होता है। अगर इससे 80 ppm में नापते हैं इसको भाई, ppm में, ठीक है ना। अगर 80 ppm से कम है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बीपी लो हो जाएगा। अब देखो CPR का पूरा नाम, अच्छा क्वेश्चन है ये। CPR का पूरा नाम है कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन, इंपॉर्टेंट नाम है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पेशियाँ क्या है और इसके कितने प्रकार हैं? तो पेशियाँ हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती है, शरीर को निश्चित आकार देती है। शरीर की क्रिया भी पेशियों द्वारा ही की जाती है। पेशियाँ दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक है ना। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं इनको हम। जो पेशियाँ हमारी इच्छा से चलती है, जैसे हाथ, पैर, आँख की पलक, ये सब, ये सामान्यतः बाहरी अंगों से जुड़ी होती है। जबकि अनैच्छिक पेशियाँ जिन पर हमारी इच्छा काम नहीं करती, ठीक है ना। इसमें शरीर के आंतरिक अंगों में इसी प्रकार की पेशियाँ आती, जैसे हृदय, मूत्राशय, यकृत, अग्नाशय, ये सब क्या है? अनैच्छिक। और इनका अनैच्छिक जो हमारी पेशियाँ होती है, इनका नियंत्रण कौन करता है? हमारा मानव मस्तिष्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कृत्रिम श्वसन देने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, हम अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है ना, तो हम उसको क्या देते हैं? कृत्रिम श्वसन देते हैं बाहर से। तो हम सेफर विधि के द्वारा भी रोगी को लेटा कर दे सकते हैं। और दूसरी है हमारी मुख से मुख लगाकर भी दे सकते हैं। और सिल्वेस्टर विधि भी द्वारा हम फूंक दे सकते हैं, यानी हवा, कृत्रिम श्वसन। जेब्रा लाइन कैसे कहते हैं? तो आप लोगों ने जब कभी रोड पर आप चलते हो बड़ी बड़ी सिटियों में, तो चौराहे को पार करते समय पैदल चलने वाला एक जेब्रा लाइन चिन्हित स्थल होता है, उससे गुजरना पड़ता है। इस तरीके से बनी होती है जेब्रा लाइन, इस तरीके से। इन पर हम पैदल चलने वाले व्यक्ति जो है ना, पैदल चलते हैं इस पर, ठीक है ना। तो ये कहलाती है जेब्रा लाइन। आगे देखिए, जलने की कितनी डिग्रियां होती है? जलने की 3 डिग्री होती है, ठीक है ना। एक तो होती है फर्स्ट डिग्री, यदि केवल त्वचा ही जली हो तो उसको फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। यदि त्वचा के साथ साथ मांसपेशियां जली हो, यानी दोनों चीज़ जल जाए, त्वचा और मांसपेशियां, तो उसको हम सेकेंड डिग्री कहेंगे। और जब मांसपेशियां जलकर सिकुड़ जाती है और आंतरिक अंग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम थर्ड डिग्री। तो जलने की 3 डिग्रियाँ हो गई। आगे बात करते हैं, क्या किसी जानवर के पंजे के मारने से रेबीज हो सकता है? नहीं, ये गलत फहमी है। अब आप लोग ध्यान रखना, जीवन में हमेशा अगर कोई भी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर अगर कहीं पर पंजा मार देता है ना, तो कभी मत घबराओ, तुमको कभी भी रेबीज नहीं होगा। क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, बंदर की जीभ जो होती है ना, उस लार में पाया जाता है रेबीज, न कि उसके नाखूनों में। ध्यान रखना। तो हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखना, रेबीज एक जीवाणु है जो हमेशा उस जानवर की लार में पाया जाता है, उसके पंजों में नहीं पाया जाता। इसलिए पंजों के
पंजे अगर कहीं भी आपके शरीर पे लग जाए ना, तो कभी घबराना मत कि मुझे रेबीज़ हो गया, चलो मैं 9 के 9 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन ठुकवा देता हूँ। कभी मत घबराना, सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की लार में पाया जाता है। ओके, या फिर कुत्ता बिल्ली जो बंदर होते हैं ना, इनसे खाने से रेबीज़ होता है ना। और रेबीज़ के काटने पर बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है, लेकिन आजकल फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सतर्कता से रेबीज़ मुक्त करने की कोशिश की है। और पहले तो 15-15 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन आज तो केवल 2 या शायद 3 इंजेक्शन लगते हैं बस, है ना। तो याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, खेल चोटों का प्रबंधन क्या है? खेल चोटों का प्रबंधन क्या है? खेल चोटें कौन कौन सी होती है भाई? खेल चोटों का उचित समय आवश्यकता अनुसार उपचार ही खेल चोटों का प्रबंधन करा जाता है। खेल खेलते समय अगर कोई चोट आ जाए ना, तुरंत इलाज कर दे आवश्यकता अनुसार, तो वो हो गया प्रबंधन। तो या तो हमारे मोच आएगी, या फिर हमारी नसों में खिंचाव हो सकता है, हड्डियां भी टूट सकती हैं, ब्लड भी निकल सकता है, ये सब क्या चोट ही तो है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय का स्वास्थ्यप्रद वातावरण कैसा होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए। अब देखेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश और परिसर के ऊपर बहुत निर्भर करता है। विद्यालय में यदि स्वास्थ्यप्रद वातावरण है, तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उनके पढ़ने और सीखने में ज़्यादा रुचि रहेगी, बालक का सर्वांगीण विकास भी होगा। विद्यालय परिवेश अगर प्रदूषण रहित है, स्वच्छ है, तो किसी भी तरह के शोरगुल, औद्योगिक क्षेत्र, भीड़ वाले स्थान, बूचड़ खाने आदि प्रदूषित होने स्थानों से दूर होने चाहिए विद्यालय। विद्यालय परिसर खतरनाक जल स्रोतों से दूर हो, तो ये आपको याद रखना क्वेश्चन, अच्छा है ये, पढ़ लेना आप लोग यार। मेरा तो गला बैठ गया भाई पूरी तरीके से। अरे प्रश्न तो नीचे से आएगा, ये देखो, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? क्या समझते हो आप लोग प्राथमिक चिकित्सा? तो देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा मात्र इलाज शुरू होने से पहले दी जाने वाली सहायता होती है, ठीक है। अगर कोई अचानक से रोगग्रस्त हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमारे पास जिन संसाधनों के द्वारा उसको जो इलाज किया जाता है, वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। जब किसी रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जो सहायता दी जाती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड कहलाता है। तो जैसे किसी बच्चे को जानवर काटने के बाद काटे गए स्थान को हमको कार्बोइक एसिड युक्त साबुन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कपड़े धोने के साबुन से अच्छी तरह धो देना चाहिए। यदि कार्बोलिक एसिड उपलब्ध हो तो सावधानी से घाव पर लगाना चाहिए। घाव पर कभी भी पट्टी नहीं करते, चिकित्सक को अवश्य उसको दिखाना चाहिए। एक डूबे हुए व्यक्ति को आप कौन कौन सी सहायता दे सकते हो बताओ? अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, तो फेफड़ों पर अत्यधिक पानी चला जाता है, तो उसमें श्वास नहीं ले पाता वो, उसकी धड़कनें कुछ समय के लिए बंद नहीं होती, मतलब कुछ समय की धड़कन रुक जाती है, मतलब बंद तो नहीं होती, लेकिन श्वास लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसको निकाल करके जो पानी में डूबा व्यक्ति, उसके तुरंत ही कपड़े ढीले करने चाहिए। मिट्टी में मुंह या अन्य कोई चीज़ फंसी हो तो उसको साफ कर देना चाहिए। पीड़ित को पेट के बल लेटाओ, और याद रहे पेट सिर से अधिक दूर ना हो, पेट सिर से अधिक ना हो। दांतों के बीच कोई वस्तु फंसा दें ताकि मुंह खुला रहे, उससे श्वसन क्रिया चलती रहेगी। पेट के निचले हिस्से को दोनों हाथों से बार बार उठाओ, दबाओ, ताकि पानी सारा बाहर निकल जाए। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पानी के निकलने के बाद श्वास नहीं आ रहा हो तो उसको कृत्रिम श्वास दे दो। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सीधे डॉक्टर को हॉस्पिटल दिखाओ, ठीक है ना। अब देखिए, आघात किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? ये आघात है भाई, शरीर की वह स्थिति जिसमें रोगी की जीवन आवश्यक क्रियाएं, सांस लेने या खून का दौरा आदि प्रभावित होता है, ये आघात कहलाता है। आप लोग बोलते हैं ना अटैक आता है, अटैक ही क्या है, आघात है। आदमी इसमें बेहोश हो जाता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शारीरिक आघात, कोई बड़ी दुर्घटना, डूबना या करंट लगना। मानसिक आघात भी होता है, जो दुख पहुंचाने वाली कोई खबर है, किसी चीज़ को सुन करके मामला खराब गोल हो गया, तो वो होता है मानसिक आघात। इसमें लक्षण क्या है, रोगी को घबराहट, बेचैनी होती है, चेहरे का पीला पड़ना, शरीर का तापमान गिर जाना, बेचैनी, झील मचलाना, उल्टी होना, बेहोशी से नाड़ी की गति व रक्तचाप गिर जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ठीक है ना। मिर्गी का दौरा क्या है, मिर्गी का दौरा क्या है, इसके लक्षण क्या है, प्राथमिक उपचार क्या करेंगे आप इसका, देखिए।
ये एक मानसिक रोग है जो किसी भी आयु में हो सकता है। ये अनुवांशिक व सिर पर चोट लगने से भी हो सकता है। भाई अगर ये गलत बीमारी है भाई बहुत ज़्यादा, मिर्गी जो होता है ना, मिर्गी का दौरा, ये अनुवांशिक भी हो सकता है। या सिर में अगर कोई चोट लग जाए, हेड इंजरी वगैरह बन जाती है ना अपनी, तो उससे भी हो सकती है ये मिर्गियाँ, ठीक है ना। 10 अब इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं इसके कि दौरे पड़ते हैं, शरीर अकड़ जाता है, मुंह से झाग आने लगते हैं, 10-15 मिनट बाद रोगी ठीक हो जाता है। यदि ऐसा ना हो तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उपचार क्या करेंगे कि व्यक्ति को सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। कोई भी खाने पीने की चीज़ मत दो, व्यक्ति को आराम की अवस्था में लेटा दो बस, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोच किसे कहते हैं? मोच किसे कहते हैं, इसका प्राथमिक उपचार क्या है? देखो आज तुम डॉक्टर बन जाओगे, आज तुम डॉक्टर बन जाओगे। मोच लिगामेंट का खिंचाव या टूटना ही मोच है। बारीक धागेनुमा वस्तु को अस्थि के सिरों से बांध के रखती है। जब भी शरीर के किसी जोड़ पर उसकी क्षमता के कोण से अधिक दाब पड़ता है तो उस भाग पर लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, कभी कभी कुछ संख्या में टूट भी जाती है। तो यही क्या कहलाती है, मोच कहलाती है। अब मोच का खिंचाव पेशी का कंडरा या घुमाव में ऐंठन आना खिंचाव है। जिस प्रकार जोड़ पर एक अस्थि दूसरे अस्थि से लिगामेंट के माध्यम से बंधी होती है, उसी प्रकार पेशी और अस्थि कंडरा के माध्यम से बंधी रहती है। शरीर के किसी हिस्से पर दबाव या धक्का लगने के टकरान के कारण इनमें क्या हो जाती है, ऐंठन और टूट जाती है। और इसके लक्षण आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। डॉक्टर की चीज़ें पूरी पूरी इनको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन अपना ये है कि अपना ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तस्राव जो निकल रहा है ब्लड, और ये कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। शरीर के किसी भी अंग से रक्त के बहने को हम रक्तस्राव कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य और एक होता है इंटरनल। बाह्य रक्तस्राव 2 तरीके से हो सकता है, धमनी द्वारा और स्राव द्वारा, कोशिकाओं द्वारा 3 तरीके से। और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है हमारा, देख लो आप लोग, जिसको हम देख नहीं सकते, अंदर ही अंदर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं। मैं नहीं करवाऊंगा निबंधात्मक प्रश्न, मैंने ऐप पर करवा दिए हैं साथियों पूरी तरीके से। आप लोग जाएंगे, 20 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, उनको आप लोग ज्वाइन कर लो कोर्स को आराम से, और आपकी आराम से 70 के आसपास % आराम से बन जाएगी। 65 से कम नहीं बनेगी, 65% तक का मैटर तो आपको उसमें से आ जाएगा। तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो, समय आपके पास कम है। और उनको रट्टा मार के ऐसे चला जाना कि साला कुछ भी आ जाए, सीधा छापने का काम है, बस प्रश्न फंसेगा सीधा ही, ठीक है भाई। धन्यवाद।